चीजों की कहानी। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है? मुझे अपनी चीज से बहुत लगाव है। सच में मुझे अपनी सभी चीजों से लगाव है। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब चीजें कहाँ से आती हैं और जब हम इन्हें फेंकते हैं तो कहाँ चली जाती हैं? मुझे इस पर हमेशा अचंभा हुआ। किताबों के अनुसार सभी चीजें इन स्टेजों से गुजरती हैं। कच्चे माल से सामान बनाने से, सामान ढोने से, सामान के इस्तेमाल से, सामान फेंकने तक, इस पूरे चक्र को मिलाकर कहते हैं सामान का अर्थशास्त्र। मैंने इसके बारे में ध्यान से खोजबीन की। असल में मैंने पूरे संसार में 10 साल तक यात्रा की, ये पता लगाने के लिए कि हमारी ये चीजें कहाँ से आती हैं और कहाँ चली जाती हैं। जानते हो क्या पता लगा? बहुत सी बातों का लोगों को पता ही नहीं। ऊपर से पूरा सिस्टम ठीक लगता है, कोई समस्या नहीं, पर सच है कि पूरा सिस्टम मुश्किल में है। इसका कारण है ये सिस्टम सीधी रेखा में काम करता है। हमारी धरती पर जहाँ संसाधन गिने चुने हैं, वहाँ पर यह सीधा चलने वाला सिस्टम लंबे समय तक काम नहीं करेगा। ये सिस्टम हर कदम पर असली दुनिया से जुड़ा है, असली दुनिया से उसका लेना देना है। ये विभिन्न समाजों, उनके कल्चर, अर्थव्यवस्था और वातावरण से जुड़ा है। पूरे रास्ते में इस सिस्टम पर मुश्किलें भी हैं, पर ये हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि चित्र अधूरा है। तो आइए वापस चलते हैं, कुल खाली स्थान भरते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या गायब है। हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो दिखाई नहीं दे रही वो है लोग। हाँ, लोग जो रहते हैं और इस सिस्टम के साथ काम करते हैं। इस सिस्टम में कुछ लोगों की दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा चलती है। वे कौन हैं? चलिए सरकार से शुरू करें। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि सरकार दिखाने के लिए टैंक का चित्र बनाना चाहिए। कई देशों के लिए ठीक भी है। वैसे भी हमारे देश में टैक्सों से हुई आमदनी का आधे से अधिक भाग मिलिट्री पर खर्च होता है। पर मैं सरकार दिखाने के लिए एक आम आदमी का चित्र बना रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि सरकारें जनता के लिए, जनता की और जनता द्वारा चलाई जानी चाहिए। ये सरकार का काम है कि वह हमारे अधिकारों की रक्षा करे और हमारा ध्यान रखे। ये उनका काम है। ये हैं बड़ी कंपनियां। ये कंपनियां सरकार से बड़ी क्यों लगती हैं? क्योंकि असल में ये सरकार से बड़ी हैं। संसार की सबसे बड़ी पहली 100 अर्थव्यवस्थाओं में 51 अर्थव्यवस्थाएं प्राइवेट कंपनियों की हैं। जैसे जैसे यह कंपनियां ताकत में बढ़ती हैं, सरकार के रवैये में भी एक बदलाव आता है। सरकार की कोशिश रहती है कि नागरिकों की जगह इन कंपनियों के काम में कोई अड़चन न आए। तो देखें कि पूरी तस्वीर के और कौन से हिस्से गायब हैं। कच्चे माल को निकालना। हम कच्चे माल के प्रोडक्शन से शुरू करते हैं, जो कि प्राकृतिक संपदा को इस्तेमाल करने का एक नाम है। इसमें हम पेड़ों को काटते हैं, पहाड़ों को खोदकर अंदर से धातुएं निकालते हैं, साफ पानी का इस्तेमाल करते हैं और जानवरों को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर हमारी पहली सीमा आ रही है। हमारे ये सभी संसाधन खत्म हो रहे हैं। हम इन सबका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब सुनने में अजीब सा लगता है, पर यह सच है और हमें इसका सामना करना पड़ेगा। पिछले 3 दशकों में हमने पृथ्वी के 1/3 प्राकृतिक संसाधनों को खर्च कर लिया है। हम इतनी तेजी से पेड़ काट रहे हैं, खोद रहे हैं और कूड़ा फेंक रहे हैं कि पृथ्वी की उस पर रहने वालों को संसाधन दे पाने की शक्ति खत्म होती जा रही है। अमेरिका में जहाँ मैं रहती हूँ, केवल 4% जंगल ही बचे हैं। हमारे पानी के 40% संसाधनों का पानी पीने लायक नहीं है। हमारी समस्या ये है कि हम अपने हिस्से से कहीं बहुत अधिक प्राकृतिक संसाधन खर्च कर रहे हैं। अगर पृथ्वी के सभी देश अमेरिका की गति पर प्राकृतिक संसाधन खर्च करें तो हमें 3 से 5 तक पृथ्वी जैसे ग्रह चाहिए होंगे, पर हमारे पास तो केवल एक ही पृथ्वी है। मेरे देश अमेरिका ने इसका इलाज निकाला है कि जाकर किसी और के संसाधनों का हिस्सा ले लें, यानी विकासशील देशों का। कुछ कहेंगे कि यह दूसरे देशों के संसाधनों पर अधिकार जमाने का एक घुमाव फिराव वाला तरीका है। यही बात कूड़ा पैदा करने पर भी लागू होती है। सारे संसार के 75% जल स्रोतों से उनकी मछली पैदा करने की क्षमता से अधिक मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं। पृथ्वी के 80% प्राकृतिक जंगल काटे जा चुके हैं। अमेज़न नदी इलाके में 1 मिनट में 2000 पेड़ काटे जा रहे हैं, यानी हर मिनट 7 फुटबॉल के मैदानों जितना क्षेत्र पेड़ रहित किया जा रहा है। उन लोगों का क्या जो यहाँ रहते हैं? कुछ लोगों के अनुसार यहाँ पर रहने वाले लोगों का यहाँ प्राकृतिक संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं। यहाँ के रहने वाले लोगों की खरीदने की क्षमता कम है और इस सिस्टम में अगर आप बहुत सी वस्तुएं नहीं खरीदते तो आपकी कोई कीमत नहीं। तो अब कच्चा माल प्रोडक्शन के लिए जाता है। वहाँ पर हम प्राकृतिक संसाधनों में ऊर्जा का प्रयोग कर जानलेवा केमिकल मिलाते हैं और ऐसा सामान बनकर बाहर निकलता है जिसमें ये रसायन होते हैं। आजकल मनुष्य द्वारा बनाए गए 1 लाख से ज्यादा केमिकल काम में लाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ ही को मनुष्य पर असर के लिए टेस्ट किया गया है। इनका सेहत पर असर क्या होगा, ये केमिकल कितने हानिकारक हैं, इसके लिए कोई टेस्ट नहीं हुआ है। तो हमारे स्वास्थ्य और वातावरण में ये केमिकल क्या प्रभाव डालते हैं, इसका हमें पता ही नहीं। पर एक बात हम जानते हैं,
जहरीले केमिकल अंदर और जहरीले केमिकल बाहर। जब तक हम खतरनाक रसायन सामान बनाने के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक हमारे घरों, काम करने की जगहों, स्कूलों, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी ये खतरनाक केमिकल पहुंचेंगे। जैसे ब्रोमीन से आग बुझाने के रसायन। ये रसायन वस्तुओं को जलने नहीं देते, पर ऐसे रसायन नाड़ी तंत्र यानी दिमाग पर बुरा असर डालते हैं। हम ऐसे रसायन क्यों इस्तेमाल करते हैं? पर फिर भी हम ऐसे रसायनों को कंप्यूटरों, घर के सामानों, सोफों, गद्दों, यहाँ तक कि तकियों में भी इस्तेमाल करते हैं। पहले हम तकियों को ऐसे रसायन में डुबोते हैं, फिर उन्हें घर लाकर 8 घंटे उस पर सर रखकर सोते हैं। मुझे लगता है कि शायद अपने सिरों को आग से बचाने के और बेहतर तरीके हम सोच सकते हैं। चलिए आगे चलें। क्या आप जानते हैं कि खाने की वस्तुओं में सबसे अधिक खतरनाक रसायन किसमें है? मां के दूध में। इसका मतलब हम एक ऐसी सीमा पर पहुंच गए हैं जहां हमारे समाज के सबसे छोटे सदस्य हमारे बच्चों को अपनी मां का दूध पीने से खतरनाक रसायनों की खुराक भी मिल जाती है। कितनी अजीब बात है। मां का दूध पिला पाना ऐसा काम है जो पवित्र है और इसे सुरक्षित होना चाहिए। बच्चों के लिए मां का दूध जीवनदायी है और माओं को यह करते रहना चाहिए, पर हमें इसकी रक्षा करनी है। सरकार को इसकी रक्षा करनी है। मैं सोचती थी कि सरकार हमारा ध्यान रखती है। इस सब खतरनाक रसायनों का सबसे ज्यादा असर तो फैक्ट्री में काम करने वालों पर होता है। उसमें बहुत सारी नवयुवतियां होती हैं। वे ऐसे जानलेवा रसायनों के वातावरण में काम करती हैं जो कैंसर पैदा करते हैं और मातृत्व की क्षमता को खत्म कर देते हैं। मैं पूछती हूँ कि कौन सी मजबूरी है कि नवयुवतियों को ऐसे वातावरण में काम करना पड़ता है? वे कोई और काम क्यों नहीं कर सकती? यही तो इस सिस्टम की खास बात है। स्थानीय काम धंधों और वातावरण के उजड़ने से ऐसे मजबूर लोगों की कमी नहीं रहती जिनके पास कुछ और करने को है ही नहीं। संसार भर में एक दिन में 2 लाख लोग ऐसे वातावरण और स्थानों को जहां वे पीढ़ियों से रह रहे थे छोड़कर शहरों में जाते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं और मजबूरी में कोई भी काम ढूंढते हैं, चाहे वो जानलेवा रसायनों के वातावरण में काम करना ही क्यों न हो। तो इस सिस्टम में केवल प्राकृतिक संसाधन ही बर्बाद नहीं होते, पूरी के पूरी जनजातियां और लोग भी बर्बाद होते हैं। अगर जहरीले रसायन डालोगे तो वैसा ही सामान निकलेगा। फैक्ट्रियों से सामान निकलने के अलावा प्रदूषण भी होता है, बहुत सारा प्रदूषण। अमेरिका में उद्योग और फैक्ट्रियां 4 खरब पाउंड जानलेवा रसायन बाहर फेंकते हैं। असली संख्या तो इससे बहुत अधिक होगी। तो यहाँ भी एक सीमा है, क्योंकि कोई भी 4 खरब पाउंड जानलेवा रसायनों के वातावरण में सांस लेना नहीं चाहता। तो वो क्या करते हैं? प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को दूसरे देशों में भेज दो, उनके वातावरण और जमीन को प्रदूषित करो। पर प्रदूषित वायु तेज हवाओं द्वारा हम तक वापस आ रही है। क्या होता है जब हम कच्चे माल से वस्तुएं बना लेते हैं? यहाँ से वस्तुएं बांटने या बिक्री के लिए जाती हैं। इसका मतलब है जानलेवा रसायनों से भरी इन वस्तुओं को जल्दी से जल्दी बेच पाना। यहाँ एक ही उद्देश्य है, वस्तुओं की कीमत कम रखना ताकि लोग खरीदते रहें और सामान का भंडार कम होता रहे। कीमतों को कम कैसे रखा जाता है? बेचने वाली दुकानों में काम करने वालों को कम तनख्वाह देकर और उनको मिलने वाले और लाभों को कम करके। यह है कीमत के कुछ हिस्से को दूसरों पर डालना, यानी किसी वस्तु की कीमत में उसको बनाने की सही कीमत नहीं है। इसका अर्थ है कि जो वस्तु हम खरीद रहे हैं हम उसकी असली कीमत नहीं चुका रहे। मैं इस सब के बारे में सोच रही थी जब मैं काम पर जा रही थी। मुझे खबरें सुननी थी तो मैं रेडियो की एक छोटी सी दुकान में रेडियो खरीदने के लिए घुसी। खरीदने के लिए खड़ी हुई मैं सोच रही थी कि इस रेडियो को बनाने और मुझ तक पहुंचाने की कीमत $4.99 कैसे हो सकती है। इसके निर्माण के लिए शायद दक्षिणी अफ्रीका में धातु निकाली गई, इराक में पेट्रोल निकाला गया, चीन में प्लास्टिक का हिस्सा बना और शायद मेक्सिको में 15 साल के एक बच्चे ने एक फैक्ट्री में ये रेडियो बनाया। $4.99 तो दुकान में इस रेडियो को रखने की जगह के किराए से भी कम लागत है। और उस कीमत का क्या जो बेचने वाले लोगों की तनख्वाह या सामान के ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुई होगी। तब मुझे महसूस हुआ कि मैंने रेडियो की असली कीमत दी ही नहीं। तो फिर ये कीमत किसने दी? कुछ लोगों ने अपने प्राकृतिक संसाधन खोकर अपनी साफ हवा को प्रदूषित करके बढ़ती हुई कैंसर जैसी बीमारियों से ये कीमत दी। कांगो के बच्चों ने अपने भविष्य का बलिदान करके यह कीमत दी। कांगो के 30% से ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़कर कोलतान धातु को खोदने में लग जाते हैं। इसको हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के फेंके जा सकने वाले साजो सामान में इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब लोगों ने अपने स्वास्थ्य के खर्च की कुर्बानी देकर ये कीमत दी ताकि मुझे ये रेडियो $4.99 का मिल सके। इन दी हुई कीमतों का कहीं कोई लेखा जोखा नहीं। कंपनी वाले प्रोडक्शन कीमत को दूसरों पर डाल देते हैं। वस्तुओं का इस्तेमाल, यह है चीजों को इस्तेमाल में लाने का सुनहरा तीर।
यह तीर ही तो पूरे सिस्टम का दिल है, वो इंजन जो इस पूरे गड़बड़ सिस्टम को चलाता है। इस तीर को कोई नुकसान न पहुंचे, इस काम में दोनों सरकार और बड़ी कंपनियां लगी हैं। इसीलिए तो 9/11 की दुर्घटना के बाद जब सारा अमेरिका स्तब्ध था, राष्ट्रपति बुश बहुत सारी बातें करने को कह सकते थे, जैसे मातम मनाने को, प्रार्थना करने को, आशा करने को, पर उन्होंने कहा खरीदो। उन्होंने और अधिक खरीदने का नारा दिया। हम खरीदारों का देश बन गए हैं। हमारी पहली पहचान है कि हम एक खरीदार हैं, न कि हम माताएं, अध्यापक या किसान हैं। यही एक तरीका है जिससे हमारी कीमत आंकी जाती है। यह इस बात से भी आंकी जाती है कि हम इस सुनहरे तीर को कितना दे पाते हैं और हम कितनी वस्तुएं खरीदते हैं और इस्तेमाल कर पाते हैं। हम खरीदते हैं और ज्यादा खरीदते हैं और वस्तुएं इधर से उधर आती जाती रहती हैं। अंदाजा लगाएं कि बनी हुई वस्तुओं में से कितने प्रतिशत वस्तुएं इस्तेमाल के 6 महीने के बाद भी उपयोग में रहती हैं। 50% नहीं, सिर्फ 1%। इसका मतलब है उस सब सामान का 99% जो हम खोदते हैं, बनाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस 99% को हम कूड़ा मानकर फेंक देते हैं 6 महीने के अंदर ही। यदि इस गति से हम वस्तुओं को कूड़ा मानकर फेंकेंगे तो इस पृथ्वी पर रहेंगे कैसे? हमेशा से ऐसा नहीं था। आज एक अमेरिकन 50 साल पहले से दुगना सामान इस्तेमाल कर रहा है। अपनी दादी या नानी से पूछो। चीजों की बचत और चीजों को दोबारा इस्तेमाल कर पाना एक अच्छी आदत मानी जाती थी। फिर ये कैसे हुआ? सचमुच ये सब हुआ नहीं, बल्कि सोच समझ कर किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सब लोग हिसाब किताब लगा रहे थे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कैसे तेजी से बढ़ाया जाए। खुदरा व्यापार के विशेषज्ञ विक्टर लीबो ने एक हल सुझाया जो सबने मान लिया। उन्होंने कहा, हमें इतनी सारी वस्तुएं बनाने वाली अर्थव्यवस्था की जरूरत है कि हम वस्तुओं का अधिक उपयोग करना एक जीने का अंदाज बना लें। हम वस्तुओं को खरीदने और उनके इस्तेमाल को एक उत्सव मान लें। हम अपनी आत्मिक अहम की संतुष्टि उपभोग करने में मान लें। हमारी जरूरत है कि लोग चीजें जम कर खरीदें, पुरानी चीजें बदलें और तेजी से उन्हें फेंकें। और राष्ट्रपति आइनताहावर के अर्थ सलाहकारों की काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा, अमेरिकन अर्थव्यवस्था का असली उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए और अधिक सामान बनाना है। और अधिक सामान उपभोक्ताओं के लिए? हमारी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य यह नहीं है कि स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल या शिक्षा या सुरक्षित यातायात या न्याय। कैसे हम सब उत्साहित होकर इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। उनकी सबसे प्रभावी रणनीतियों में से 2 हैं, चीजों का बेकार हो जाना और चीजों का बेकार हो जाना लगना। चीजों को नियोजित ढंग से बेकार हो जाने का मतलब है कूड़ेदान के लिए डिजाइन करना। वे लोग सामान ऐसा डिजाइन करते और बनाते हैं कि वह सामान जल्दी से जल्दी बेकार हो जाए और हम उसे फेंक कर नया खरीदें। प्लास्टिक के थैलों, कॉफी के कपों से इस बात का साफ पता लगता है। पर अब तो बड़ा बड़ा सामान भी, जैसे सफाई का सामान, डीवीडी इत्यादि, हर वस्तु, कंप्यूटर भी। आपने महसूस किया होगा कि जब आप आज कंप्यूटर खरीदते हो तो 2 साल में ही वह पुराना हो जाता है, क्योंकि तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है। मैं इसके बारे में जानने को बहुत उत्सुक थी, तो एक बड़ा डेस्कटॉप कंप्यूटर खोलकर देखा कि अंदर क्या है। मैंने पाया कि जो हिस्सा बदल रहा है वो चिप एक कोने में लगा एक टुकड़ा है, पर हर नए मॉडल में इसकी आकृति बदल जाती है, इसलिए आपको पूरे कंप्यूटर को फेंकना पड़ता है और नया खरीदना पड़ता है। मैंने 1950 में छपे उद्योग डिजाइन पत्रिका में छपे वाक्यों को पढ़ा, जबकि वस्तुओं को नियोजित रूप में बेकार घोषित करने की परंपरा शुरू हुई। डिजाइनरों ने इनके बारे में खुलकर बात की। उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि वस्तुएं जल्दी से जल्दी टूटे, पर उपभोक्ता का उन वस्तुओं पर विश्वास बना रहे ताकि वह जाकर और खरीदे। यह सब जानबूझकर किया गया था, पर वस्तुएं इतनी जल्दी नहीं टूट सकती कि इस तीर को जिंदा रख सकें। तो शुरू हुआ उपभोक्ता की नजर में वस्तुओं का बेकार होने का सिलसिला। इसी कारण तो हम अक्सर ऐसा सामान फेंक देते हैं जो काम कर रहा होता है। ये किया जाता है वस्तुओं का दिखने वाला स्वरूप बदलकर। अगर आपने कोई सामान 2 साल पहले खरीदा था तो सामान को देखकर हर व्यक्ति जान लेगा कि वे पुराना है। बार बार ये शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। और हमारी कीमत तो इसी बात पर निर्भर करती है ना कि हम उपभोक्तावाद के इस तीर को कितना दे पा रहे हैं। मेरी मेज पर वही मोटा सा सफेद कंप्यूटर मॉनिटर है जो मैंने 5 साल पहले लिया था। मेरे साथ काम करने वाले ने अभी एक नया कंप्यूटर लिया है। उसके पास एक चमकता हुआ फ्लैट स्क्रीन वाला मॉनिटर है। यह उसके कंप्यूटर, फोन और यहाँ तक कि पेन स्टैंड से भी मैच करता है। ऐसा लगता है मेरी मेज पर धुलाई मशीन रखी है। फैशन इसका एक बड़ा उदाहरण है। क्या आपने कभी आश्चर्य किया है कि क्यों साल दर साल में औरतों के जूती की एड़ी मोटी से पतली और फिर पतली से मोटी होती जाती है? यह इसलिए नहीं होता कि कैसी जूती की एड़ी औरतों की सेहत के लिए ठीक है, बल्कि इसलिए होता है कि पतली एड़ी वाले फैशन के साल में मोटी एड़ी पहनने से सबको पता लग जाता है कि आपने उपभोक्तावाद के तीर को कुछ नहीं दिया, इसलिए आपकी कीमत ऊंची हील पहनने वालों से कम है। उद्देश्य है जूते खरीदते रहो। विज्ञापन और मीडिया का इस सब में बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका में हम सब में से हर एक पर एक दिन में 3000 से अधिक विज्ञापन बरसाए जाते हैं। हम एक साल में जितने विज्ञापन देखते हैं उतने तो 50 साल पहले लोगों ने अपने पूरे जीवन में भी नहीं देखे होंगे।
विज्ञापन क्या करता है? सिर्फ यह एहसास पैदा करता है कि जो हमारे पास है वो आज के हिसाब से नहीं है। तो दिन में 3000 बार हमें बताया जाता है कि हमारे बाल ठीक नहीं, हमारी खाल ठीक नहीं, हमारी कार ठीक नहीं, हम ठीक नहीं। पर ये सब कुछ ठीक हो सकता है अगर हम खरीदने पर उतारू हो जाएं। मीडिया भी इस सब को छुपाने में मदद करता है। इस वस्तु के अर्थशास्त्र का जो हिस्सा दिखाई देता है वह है खरीदारी। कच्चे माल का निकालना, वस्तु का प्रोडक्शन और वितरण हमारी दृष्टि से परे होता है। इसलिए अमेरिका में पहले से बहुत ज्यादा वस्तुएं हैं, पर हमारा राष्ट्रीय खुशी का इंडेक्स सबसे ऊपर था लगभग उस समय जब यह उपभोक्तावादी पागलपन की शुरुआत हुई। है ना मजेदार बात? मुझे इसका कारण पता है। हमारे पास वस्तुओं की तो बहुतायत है, पर हमारे पास ऐसी बातों के लिए समय की कमी है जो हमें सच्ची खुशी देती है, जैसे परिवार, दोस्त, खाली समय। हम पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि हमारे पास उतना भी समय नहीं है जितना सामंतवादी व्यवस्था में काम कर रहे लोगों के पास था। क्या आप जानते हैं कि हम अपने बचे कुचे खाली समय में कौन से 2 बड़े काम करते हैं? टीवी देखते हैं और खरीदारी करते हैं। अमेरिका में यूरोप के मुकाबले खरीदारी पर हम 3 से 4 गुना ज्यादा समय खर्च करते हैं। फिर हम काम पर जाते हैं, घर आते हैं तो बुरी तरह थके होते हैं, इसलिए अपने नए सफेद सोफे पर पड़ जाते हैं और टीवी देखते हैं। टीवी पर विज्ञापन हमें बताते हैं कि हम ठीक नहीं हैं। अच्छा महसूस करने के लिए हम खरीदारी करते हैं, फिर खरीदे हुए सामान की कीमत देने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं। हम इस पागल कर देने वाले काम टीवी खरीदारी के चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि रुक नहीं पाते। चीजों का कब्रिस्तान। अंत में उन सब वस्तुओं का क्या होता है जिन्हें हम खरीद लेते हैं? उपभोग की इस दर पर यह हमारे घरों में नहीं समा सकता। हालांकि साधारण अमेरिकी घर का आकार 1970 से लेकर आज तक दुगना हो गया है। सामान कूड़े के रूप में बाहर जाता है और अब शुरू होता है वस्तुओं का फेंकना। सामान के अर्थशास्त्र के इस हिस्से को हम सब जानते हैं, क्योंकि हमें ही तो कूड़े को बाहर ले जाना पड़ता है। अमेरिका में रहने वाला हम में से हर एक दिन में 2 किलो कूड़ा पैदा करता है। यह 30 साल पहले की संख्या से दुगना है। यह सब कूड़ा यानी कि वो सामान जो हमने खरीदा था, या तो एक बड़े से गड्ढे में दफना दिया जाता है या फिर जलाकर गड्ढे में डाला जाता है। दोनों ही तरह से पृथ्वी, वायु और जल का प्रदूषण होता है और उसका असर मौसम पर भी पड़ता है। इस मायने में जलाकर राख करना तो बहुत बुरा है। प्रोडक्शन स्टेज पर उन जहरीले रसायनों को याद कीजिए। जलाने से ये सभी खतरनाक रसायन हवा में मिल जाते हैं। असल में ये हवा में मिलकर और भी खतरनाक हो जाते हैं, डायक्सिन की तरह। और बेकार वस्तुओं को जलाने के यंत्र डायक्सिन का सबसे बड़ा सोर्स है। इसका मतलब है कि यदि हम बेकार वस्तुएं या कूड़ा जलाना छोड़ दें तो हम सबसे खतरनाक जहरीले रसायन के स्रोत को बंद कर सकते हैं। हम इसे आज ही रोक सकते हैं। अब कई कंपनियां अमेरिका में कूड़े को जमीन में दबाने और जलाने का काम नहीं करना चाहती, तो वो ये सब काम भी दूसरे देशों को भेज देते हैं। और बेकार वस्तुओं को दोबारा इस्तेमाल करने की बात, हाँ, वस्तुओं का दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकलिंग मदद करता है। एक तो ये कूड़ा कम करता है और दूसरी ओर कच्चे माल को निकालने और प्रोडक्शन पर दबाव कम होगा। हाँ, हमें वस्तुओं की रिसाइकलिंग करनी चाहिए। रिसाइकलिंग कभी भी काफी नहीं होगी। इसके 2 कारण हैं। पहला, हमारे घरों से निकलने वाला कूड़ा पूरी समस्या का बहुत छोटा सा भाग है। घर के कूड़े का हर एक थैला जो हम बाहर रखते हैं, 70 और थैले ऐसे तैयार हो रहे होते हैं वस्तुओं के रूप में, ताकि हम उनको फिर कूड़े में बदल सकें। तो यदि हम घर से निकलने वाले कूड़े का 100% भी रिसाइकलिंग करें तो भी समस्या पकड़ में नहीं आती। कूड़े के बहुत सारे हिस्से की रिसाइकलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि या तो उस भाग में टॉक्सिक रसायन है या उस कूड़े की रिसाइकलिंग की ही नहीं जा सकती। जैसे उन जूस के टेट्रा पैक डिब्बों का क्या, जिसमें धातु, कागज और प्लास्टिक आपस में चिपकाए हुए होते हैं। आप इनको रिसाइकलिंग के लिए अलग कर ही नहीं सकते। तो आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम मुसीबत में है। इसमें चलते हुए हम बहुत सारी सीमाओं से टकरा रहे हैं। बदलते मौसम से लेकर घटती खुशी तक ये सब काम नहीं कर रहा। इस सब तरफ फैली समस्या की एक अच्छी बात है, कई ऐसी जगह हैं जहां पर इसको फैलने से रोका जा सकता है। जंगलों को बचाने के लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं और कई और साफ सुथरे तरीकों से वस्तुओं की प्रोडक्शन पर। कई लोग काम कर रहे हैं मजदूरों के अधिकारों के लिए, न्याय संगत व्यापार और वस्तुओं के कम से कम उपभोग के लिए। कुछ कूड़े को जमीन में दबाने और जलाने को रोकने में लगे हैं। कुछ लोग ऐसी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तव में सरकार लोगों की हो और लोगों के लिए हो। ये सब काम बहुत जरूरी है, पर ये बातें और तेजी से होंगी यदि हम पूरे चित्र और इसके विभिन्न भागों को समझ सके। यदि इस सिस्टम में काम करने वाले सभी लोग एकता बना ले तो हम सीधे इस सिस्टम को बदलकर कोई और नया सिस्टम बना सकते हैं, ऐसा जो हमारी प्राकृतिक संपदा और लोगों को बेकार नहीं करता। एक और रास्ता, हमें चीजें खरीदो और फेंको, इस सोच में बदलाव लाना है। एक नई सोच आ रही है जो बराबरी और प्राकृतिक स्रोतों को बनाए रखने पर जोर दे रही है। ऐसे रसायन जो नुकसान न पहुंचाएं, बिल्कुल कूड़ा नहीं। प्रोडक्शन जो एक चक्र हो,
ऊर्जा के नए स्रोत, ये सब होने लगा है। कुछ लोग कहते हैं ये असली नहीं है, पर मेरा कहना है कि वे लोग जो पुराने तरीके से ही चलना चाहते हैं, सच्चाई को नहीं देख पा रहे। याद रखिए, ये पुराने तरीके अपने आप नहीं बने, लोगों ने इन्हें बनाया है। हम भी लोग हैं, तो आओ कुछ मिलकर नया बनाएं।